माउंटिंग फेज में कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड हम लोगों को मिलता है। सो माउंटिंग के बारे में पहले जानते हैं। माउंटिंग का एक पूरा डिटेल्ड वीडियो, एक नहीं मतलब उसमें बहुत सारे सभी फेजेस को हम लोगों ने देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पीछे का 2 वीडियो जरूर एकदम देखा होगा, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपने नहीं देखा है तो पहले इससे पहले का 2 वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। बात करते हैं माउंटिंग फेज की। माउंटिंग फेज क्या होता है? माउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एलिमेंट एंड इंसर्टिंग इट इन अ डोम ट्री। सो माउंटिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एलिमेंट को क्रिएट करना तथा इस एलिमेंट को डोम में इंसर्ट करना शामिल होता है। फॉलोइंग मेथड्स आर कॉल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डोम। पहला जो है वह है कंस्ट्रक्टर, दूसरा हम लोग लिखते हैं स्टैटिक, ये कीवर्ड लिखना है, स्पेस देकर आपको लिखना है गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। देन तीसरा हमारा है रेंडर मेथड और चौथा हमारा है कंपोनेंट डिड माउंट। सबका केस देख लीजिए, मतलब जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट में डिड का डी कैपिटल है, माउंट का एम कैपिटल है। उसी तरीके से गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में डेराइव्ड का डी कैपिटल है, स्टेट का एस कैपिटल है, फ्रॉम का एफ कैपिटल है, प्रॉप्स का पी कैपिटल है। तो एज इट इज़ जैसे है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा कोड में भी। इसमें से ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है कंस्ट्रक्टर, रेंडर और कंपोनेंट डिड माउंट। ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये रेयर केस है, मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, कम इसके यूज़ केसेस बहुत कम है जब इसका यूज़ किया जाता है। सो आपका पूरा फोकस, ज़्यादातर फोकस होना चाहिए कंस्ट्रक्टर को समझने में, रेंडर को समझने में और कंपोनेंट डिड माउंट को समझने में। सो बात करेंगे हम लोग इस अभी कंस्ट्रक्टर की। द constructor for a react component is called before it is mounted। कंस्ट्रक्टर फॉर अ रिएक्ट कंपोनेंट यानी कि किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट के लिए कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है वह कॉल होता है बिफोर इट इज़ माउंटेड। कंपोनेंट के माउंट होने से पहले ही कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द कंस्ट्रक्टर फॉर अ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट सब क्लास you should call super props before any other statement. Otherwise, these dot props will be undefined in the constructor which can lead to bugs. So इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली बात है। जब आप कंपोनेंट क्लास का यूज़ करके, मतलब कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करके कोई सब क्लास बनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है ऐप, हम लोगों ने बनाया है क्लास, लिखा क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, या फिर क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। सो जब आप इस तरीके से क्लास बनाते हैं, सब क्लासेस बनाते हैं, कंपोनेंट का सब क्लास बनाते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो ये ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला स्टेटमेंट आपका होना चाहिए सुपर कॉल करना है आपको। सुपर कॉल करने से होता ये है कि इसका जो पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है वह कॉल होता है, यानी कि कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करते हैं सब क्लास में सुपर का यूज़ करके। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि दिस डॉट प्रॉप आपके लिए अवेलेबल होता है। अगर आप सुपर में प्रॉप्स नहीं लिखेंगे तो दिस डॉट प्रॉप्स अवेलेबल नहीं होगा। एक चीज़ तो ये कि सुपर को आपको कॉल करना है। अब अगर आपको प्रॉप्स चाहिए तो सुपर के साथ आपको प्रॉप्स को भी पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। रिएक्ट कंस्ट्रक्टर आर ओनली यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। सिर्फ 2 ही वजह होते हैं जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं इन रिएक्ट। पहला, इनिशियलाइजिंग लोकल स्टेट बाय असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू दिस डॉट स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली या तो स्टेट को इनिशियलाइज करना चाहेंगे या फिर इवेंट को बाइंड करना चाहेंगे। तो पहले स्टेट वाले को देख लेते हैं। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं दिस डॉट स्टेट, दोनों साथ में लिखना है, स्पेस नहीं देना है, और स्टेट का एस स्मॉल में होगा, कैपिटल में नहीं, इक्वल नेम, और हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको अपने कंपोनेंट में स्टेट इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि स्टेट को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आप कंस्ट्रक्टर के बाहर भी कर सकते हैं। सो बहुत कम, अब रेयरली यूज़ होता है इसका, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर में अब स्टेट को डिफाइन नहीं करता है, स्टेट नहीं लिखता है।
ये पुराना तरीका था आई गेस। अब लोग क्या करते हैं, स्टेट को क्लास प्रॉपर्टी के तौर पर लिखते हैं। सो आप भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। दूसरा जो वजह होता है कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का किसी भी कंपोनेंट, वह है बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स मेथड टू एन इंस्टेंस। इवेंट हैंडलर्स को बाइंड करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अपने दिस डॉट हैंडल क्लिक हमारा इवेंट हैंडलर है, इक्वल दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड बिटवीन पैरेंथेसिस दिस लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई हैं पहले, मतलब अभी से कुछ पहले, पता नहीं कितना वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही ये डिस्कस कर लिया ये सारी चीज़ें कि स्टेट क्या होता है, स्टेट कैसे आप लिखते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, इवेंट कैसे लिखते हैं, इवेंट हैंडलर कैसे, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जिससे कि आपको लाइफ साइकिल मेथड जो कि कंपोनेंट का क्या होते हैं वो जान होता है, वो आपको समझ में आए ठीक तरीके से। सो गाइज कंक्लूड, कंस्ट्रक्टर तभी आपको यूज़ करना है जब आप स्टेट इनिशियलाइज करना चाहें या फिर आप इवेंट हैंडलर्स को बाइंड करना चाहें। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर से दूर रहें। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर लिखा, मैंने प्रॉप्स लिखा हुआ है, सुपर प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट और नेम राहुल, रोल दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राहुल, देन मैंने यहाँ इवेंट हैंडलर बाइंड किया है और ये बस हो गया हमारा। अभी इसमें देखिए, इसमें अगर आप प्रॉप्स नहीं लिखते, मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर में यहाँ प्रॉप्स नहीं लिखा जाता और यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखा जाता, तो आप इस तरीके से प्रॉप्स दिस डॉट प्रॉप्स इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते। ये आप एक्सेस कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने यहाँ प्रॉप्स लिखा है और यहाँ पे प्रॉप्स लिखा हुआ है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इस तरीके से दिस डॉट प्रॉप्स जो कि इस कंपोनेंट को पास किया गया होगा प्रॉप्स, और प्रॉप्स यहाँ एक्सेस नहीं होता। सबको दिस डॉट प्रॉप्स अगर एक्सेस चाहिए तो आपको यहाँ प्रॉप्स और यहाँ भी प्रॉप्स लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर के अंदर में। इफ़ यू डोंट इनिशियलाइज स्टेट एंड यू डोंट बाइंड मेथड्स, यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट अ कंस्ट्रक्टर फॉर योर रिएक्ट कंपोनेंट, जो मैंने कई बार कहा है वही यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। 3 फाइल्स है मेरे पास, यानी कि 3 मॉड्यूल है मेरे पास, app.js, index.js और index.html। एक्चुअली 2 ही मॉड्यूल है, एक तो हमारा HTML का फाइल है। इस HTML फाइल में कुछ भी नहीं है, जैसा हम लोग हर बार देखते आ रहे हैं। एक div है जिसका ID मैंने रूट लिखा हुआ है और ये दोनों ही फाइल्स खाली हैं जिसमें अभी हम लोग कोड लिखेंगे। सो ये हमारा एक app.js है जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ। शॉर्टकट यूज़ करूँगा RCC, इससे मेरा इंपोर्ट और क्लास दोनों ही चलाएगा। साथ में ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके मुझे दे रहा है, मुझे यहाँ स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी। सो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। तो क्लास के अंदर चलते हैं, रेंडर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर मैंने अभी प्रॉप्स नहीं लिखा है, ठीक है, प्रॉप्स नहीं लिख रहा हूँ मैं। सुपर ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो सुपर को कॉल करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट इसके नीचे, यानी कि किसी अदर स्टेटमेंट को लिखने से पहले ही आपको सुपर को कॉल कर लेना, ये नेसेसरी है। क्यों ऐसे नेसेसरी है? बिकॉज आप एक्सटेंड कर रहे हैं और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है यहाँ से, यानी कि सब क्लास की जिम्मेदारी होती है कि ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, जो कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देन यहाँ हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि console.log, बिकॉज हमें सिर्फ देखना है कि ये मेथड हमारा कब कॉल होता है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल मेथड। ऐप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करना है, तो ऐसा सिनेरियो हमें देखना नहीं है, आपको बस पता होना है। देखिए ये जो माउंटिंग का हम लोग देखेंगे, ये माउंटिंग देखेंगे, अपडेटिंग देखेंगे, अनमाउंटिंग देखेंगे। तो इन सब में समझने की क्या बात है, क्या मतलब गोल क्या होना चाहिए इसको देखने का? इसको देखने का आपका गोल यही होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब कॉल होता है और कौन से मेथड में क्या काम किया जा सकता है। ये 2 चीज़ समझना है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको समझना नहीं है। मेन जो रहता है इसमें वह यह समझना होता है कि कौन सा मेथड कब इन्वॉक होता है, यानी कि कब कॉल होता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। वही हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है उसके लिए कंसोल। ये हमारे जो मॉड्यूल है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सो इसको मैं यहाँ पर एक रेंडर के लिए एक लिख देता हूँ, वैसे तो ज़रूरी नहीं है मगर फिर भी लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ H1 और यहाँ लिखते हैं हेलो राहुल।
इसको सेव किया मैंने। अभी हमें यहाँ पर इसको रेंडर का कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं IMR और IMRD से हमारा डोम चलाएगा, रिएक्ट चलाएगा। और हमें इंपोर्ट करना है क्या, IMP, इसमें हमें इंपोर्ट करना है .app, और साथ में हमें यहाँ पर ऐप इंपोर्ट करना है। क्या क्या कर रहा हूँ सबको पता चल पा रहा है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ रिएक्ट और रिएक्ट कंपोनेंट दोनों को इंपोर्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने क्लास बनाया, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर कॉल किया, एक कंसोल लॉग लिखा हुआ जो कि सिंपली ये मैसेज डिस्प्ले करके देगा। देन रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न किया है, एक एलिमेंट बनाया, रिएक्ट एलिमेंट हेलो राहुल, जो कि वेब पेज में दिखाई देगा। अभी ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको रेंडर करवाएं, रेंडर करने का कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो कि रेंडर होगा कहाँ, इस डिव में। सो उसके लिए मुझे रिएक्ट चाहिए, तो रिएक्ट इंपोर्ट कर लिया, रिएक्ट डॉम भी चाहिए तो रिएक्ट डॉम भी, और ऐप कंपोनेंट को रेंडर करना है तो ऐप को भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐप कंपोनेंट। कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट में। मेरा npm स्टार्ट करके मेरा सर्वर चल रहा है, जैसा कि आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ बिकॉज वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम, मेरा गूगल क्रोम सही चल रहा है अभी। सो हेलो राहुल दिखाई दे रहा है, हमें कंसोल में जाना है, यहाँ से मोर टूल्स, देन डेवलपर टूल्स, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंस्ट्रक्टर का ऐप डैश कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, ऐप डैश कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये आपका कॉल हो गया। प्रॉप्स की अगर बात करें आपको पूरा समझ में आएगा कि ये कब कॉल हो रहा है, जब हम लोग आगे और मेथड्स देखेंगे तब। प्रॉप्स की अगर बात करें आप देखेंगे, अगर यहाँ कंसोल लॉग करके console.log प्रॉप्स ऐसा आप लिखते हैं, हालांकि प्रॉप्स यहाँ कोई पास नहीं हो रहा, तो हम लोग एक क्या करते हैं कि एक प्रॉप्स यहाँ से पास कर देते हैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ से पास करते हैं हम लोग नेम इक्वल IM ऐप प्रॉप, सेव कर दें। अभी हम लोग यहाँ से एक प्रॉप पास कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये पास नहीं होगा, ये हमें एरर मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्रॉप्स लिखा नहीं। अगर आपको इस तरीके से प्रॉप्स इसके अंदर में चाहिए, अगर आपको इसके अंदर प्रॉप्स एक्सेस करना है तो आपको यहाँ और यहाँ प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। सेव किया मैंने, सेव करने का तो अभी आप देखेंगे इसको, तो आपको यहाँ एक एरर मिलेगा लाइन नंबर 7 में, प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 7। सो यहाँ अगर आप प्रॉप्स लिख देते हैं, प्रॉप्स अभी अगर सेव करें इसको तो ये सही तरीके से काम करेगा, कंपाइल भी हो जाएगा और आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, और आपका यहाँ सही तरीके से देखिए प्रॉप्स एक्सेस होकर आपको दिखाई देगा। सो गाइज ये है कि कंस्ट्रक्टर में अगर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर प्रॉप्स एक्सेस करना है जो कि यहाँ से पास किया जा रहा है, उस केस में आपको प्रॉप्स यहाँ भी और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है ये हमें पता नहीं चल पा रहा, बिकॉज हमारा अभी एक ही मेथड है लाइफ साइकिल का। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि पहले हमारा ये कॉल होता है, देन हमारा बाकी सारी चीज़ें कॉल होती हैं, या कॉल होती हैं कौन सी पहले कौन सी बाद में, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सो हम लोगों ने फिलहाल के देखा कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड का पहला मेथड है ये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी और मेथड की, यानी कि सेकंड मेथड की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट लाइफ साइकिल मेथड माउंटिंग फेज का, जो कि है स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स इज इन्वोक्ड राइट बिफोर कॉलिंग द रेंडर मेथड, यानी कि रेंडर मेथड को कॉल करने से पहले ये इन्वोक होता है, both on the initial mount and on subsequent updates. It should return an object to update the state or null to update nothing. अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, मतलब अगर कुछ नया आता है, कुछ चेंजेस होती हैं और उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप जो नया आपका स्टेट ऑब्जेक्ट है उसको आप रिटर्न करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नल रिटर्न करेंगे। दिस मेथड एग्जिस्ट फॉर रेयर यूज केस वेयर द स्टेट डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रॉप्स ओवर टाइम, यानी कि स्टेट का जो वैल्यू होता है वह डिपेंड करता है प्रॉप्स में, और प्रॉप्स जब आप चेंज करते हैं तो स्टेट आपका चेंज होता है, देन आपको स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। सो उस केस में आप नया स्टेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, अगर कोई चेंजेस नहीं करनी होती है तो आप नल रिटर्न करते हैं।
दिस मेथड डजंट हैव एक्सेस टू द कंपोनेंट इंस्टेंस। इसका बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो ज़्यादा इसमें हमें ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से है कि स्टैटिक लिखा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, पहला प्रॉप्स और दूसरा स्टेट। तो जितने भी प्रॉप्स होंगे आपको प्रॉप्स में मिल जाएंगे, जितने भी स्टेट होंगे आपको स्टेट ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे। चलिए इसको क्विकली देख लेते हैं। धीरे धीरे कोड यहाँ से बढ़ाता जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग और फाइल्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सो मुझे यहाँ पर एक चाहिए स्टेट, तो मैं एक स्टेट ले लेता हूँ। सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं, हालांकि कुछ चीज़ हटा सकते हैं बट रहने देते हैं। एक स्टेट बना रहा हूँ। अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर का ज़्यादा बेहतर यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का यूज़ तभी करना है जब आप स्टेट बनाएं या फिर इवेंट हैंडलर को बाइंड करें। सो मैं एक स्टेट बना रहा हूँ। मैंने लिखा रोल 101, या फिर इसको स्ट्रिंग के तौर पर लिखते हैं 101। सेव कर दिया। एक हम लोग और कंपोनेंट बनाते हैं स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का एक फाइल ऑलरेडी जनरेट होगा हमारे यहाँ। देखिए ये student.js जो कि खाली है, इसमें हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं RCC लिख देता हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा सब कुछ। देन इसके अंदर में सिर्फ हमें एक H1 चाहिए, तो मैं ये div हटा देता हूँ या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिम div के अंदर में रहेगा। तो देन हेलो, और यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। अभी सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको, मुझे कोड पहले लिखने दीजिए, बिकॉज मल्टीपल फाइल से जब आप हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पर हमें ये जो हमारा स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम लोग जो कि एक्सपोर्ट किया गया इसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे। सॉरी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, और हमारे मॉड्यूल का नाम होगा स्टूडेंट। लेकिन जहाँ हमने हेलो राहुल लिखा हुआ, यहाँ पर हेलो राहुल ना लिखकर हम एक डिव बनाते हैं, और यहाँ पर हम लोग उस कंपोनेंट को जो कि हम लोगों ने अभी कॉल किया उसको, इस कंपोनेंट में आप देखेंगे इस कंपोनेंट में एक प्रॉप्स ये डिमांड कर रहा है, तो हम लोग उसको यहाँ से पास करेंगे नेम। इसको मैं कट कर देता हूँ, नेम इक्वल राहुल। सेव कर दिया, और ये हमारा यहाँ रेंडर होगा। इसको ठीक से समझिए कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं app.js की। तो रिएक्ट कंपोनेंट और रिएक्ट, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। हम लोगों ने अपना मॉड्यूल जो स्टूडेंट नाम का मॉड्यूल, इसको भी इंपोर्ट कर लिया है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है स्टूडेंट को। रेंडर रिटर्न, इसमें एक एलिमेंट है जो कि कहता है हेलो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, यानी कि इसका हम लोगों ने डायनेमिकली कोई भी वैल्यू देना है जहाँ भी इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट को हम लोग कहाँ रेंडर करवा रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि app.js जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर student.js यानी कि student.js चाइल्ड कंपोनेंट है इस app.js का app.js पेरेंट कंपोनेंट का। app.js के JS में हम लोगों ने अपने चाइल्ड को यानी कि स्टूडेंट को लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग एक एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं जो कि इसका प्रॉप बनेगा। ये हम लोग जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट है। सो ये जो राहुल है, ये राहुल नेम यहाँ चला आएगा, और बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ हम लोगों ने एक स्टेट बनाया है दिस डॉट स्टेट रोल 101, इसका हम लोगों ने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि वेब पेज में क्या दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको राहुल दिखाई देगा। ये जो राहुल है ये है एक्चुअली में ये एट्रीब्यूट जो यहाँ प्रॉप्स के रूप में यूज़ हो रहा है, और ये आपका फाइनली रेंडर होकर दिखाई दे रहा है हेलो राहुल। ठीक है, हमारा जो मेथड है वह मेथड एक्चुअली में है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जो हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के बाहर, यहाँ लिखते हैं इस क्लास के अंदर में स्टैटिक गेट, ये पूरा दे नहीं रहा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा लगता है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स।
और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वह है प्रॉप्स, यानी कि जितने भी प्रॉप्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे, स्टेट जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पर आएगा। आप उसको फाइनली देख सकते हैं। मैं सबसे पहले वो कंसोल करके ये दिखाता हूँ, console.log, कि ये मेथड कब कॉल होता है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा वही है, गेट डिराइव्ड देन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रॉप्स और स्टेट में क्या है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ, क्लास बनाया, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर सुपर का कॉल किया, कंसोल लॉग में ये दिखेगा। जब भी ये कॉल होगा तो हमें ये दिख जाएगा, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसके साथ हम लोगों ने प्रॉप्स को भी देख लिया है कि हाँ प्रॉप्स हमें दिखे तो ठीक है, हालांकि ये लिखना अब जरूरी नहीं था, मगर रहने देते हैं। एक स्टेट इनिशियलाइज किया हम लोगों ने, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा राहुल रोल प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यू 101 है। देन हमारा ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये मेथड है जो कि जिसमें कि आर्ग्यूमेंट है प्रॉप्स और स्टेट। और जब भी ये कॉल होगा तो हमें दिखाई देगा कंसोल में कि ऐप डैश गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये हमारा कॉल होगा तो ये हमें दिखाई देगा। देन हमें इससे जो भी प्रॉप्स होगा वह दिखाई देगा, जो भी स्टेट होगा वह दिखाई देगा। देन फाइनली इधर रेंडर का कोड है, सेव करें इसको और इसको आप रन करेंगे तो आपको यहाँ एक तो पहले सबसे पहले एरर मिलेगा। क्यों मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए कि यहाँ आपको मिल रहा है क्या, ऐप डैश कंस्ट्रक्टर कॉल। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसका प्रॉप्स हमें दिखा। देन हमारा अभी जो हम लोगों ने मेथड लिखा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, वह कॉल हुआ और हमें उसमें प्रॉप्स मिल रहा है ये नेम, और साथ में हमें ये वाला स्टेट भी मिल रहा है, यानी कि प्रॉप्स और स्टेट दोनों मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ एक वार्निंग भी मिल रहा है। ये वार्निंग कहता है कि ऐप डॉट गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ए वैलिड स्टेट ऑब्जेक्ट और नल मस्ट बी रिटर्न, यू हैव रिटर्न अनडिफाइंड। सो इसमें ये जो हमारा मेथड है ये कहता है कि या तो आप जो आपका स्टेट चेंज हुआ है, प्रॉप्स के चेंज होने की वजह से जो स्टेट चेंज हुआ है, या तो आप उस स्टेट वो जो चेंज हुआ है उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कीजिए, या फिर अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप नल रिटर्न कीजिए। लेकिन आपने अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया, जिसकी वजह से आपको वो एरर मिला है। तो हम लोग इसको नल रिटर्न करते हैं और सेव करेंगे तो यह हमें एरर अब नहीं मिलेगा। सो याद रखिएगा कि ये जो मेथड है इसमें रिटर्न लिखना अनिवार्य है। अब या तो इसमें जो स्टेट चेंज हो रहा है उसको आप रिटर्न कीजिए, या फिर आप अगर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप नल रिटर्न कर सकते हैं। सो 2 चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी है अभी तक के इस वीडियो में। क्या सीखना है कि हमारा सबसे पहले कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, अगर आप प्रॉप्स लिखते हैं तो प्रॉप्स भी आपको दिखेगा दिस डॉट प्रॉप्स से। उसके बाद हमारा कॉल हुआ है ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, यानी कि लाइफ साइकिल मेथड की बात करें तो पहले कंपोनेंट में पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद ये कॉल होता है, और इसके अंदर आपको स्टेट प्रॉप्स और स्टेट दोनों की एक्सेस मिलती है, जिसमें कि आप चेक कर सकें कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, और उसको फर्दर रिटर्न करना चाहें तो न्यू ऑब्जेक्ट के साथ रिटर्न कर सकते हैं, या फिर अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो नल रिटर्न करके उसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट हमारा मेथड है जो कि हम लोगों ने कई बार देखा है, रेंडर मेथड। The render method is the only required method in a class component. It examines this dot props and this dot state. It returns one of the following types. ये एक या तो react element रिटर्न करेगा, या फिर fragment, portal, string, number, boolean और null। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा हूँ। ओके, सो इसको मैं कट करता हूँ और हम लोग आते हैं कोडिंग में और देखते हैं कि रेंडर मेथड हमारा कब कॉल होता है इस कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड में। रेंडर मेथड को यूज़ कब करना है? रेंडर मेथड को तब यूज़ करना है जब कोई रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करना चाहेंगे। लेकिन ये कॉल कब होता है ये हम लोगों को देखना है। यानी कि कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में पहले तो हमने देखा कि पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद हमारा ये कॉल होता है अभी तक। लेकिन जब रेंडर इंटर करेगा इस लाइफ साइकिल में तब रेंडर कहाँ कॉल होता है ये हमें देखना है। सो रेंडर के अंदर में हम लोग एक लिख देते हैं console.log। ये हमें बताएगा कि जब भी ये कॉल होगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि ऐप रेंडर्ड। ऐप इसीलिए बिकॉज ऐप का रेंडर मेथड है, इसीलिए ऐप रेंडर्ड
हमें दिखाई देगा। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद हम लोग इसको अगर देखेंगे अभी यहाँ, तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर ये गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, देन हमारा रेंडर मेथड। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जब आपका पेरेंट रेंडर होता है, जब आपका पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होता है, तो ये अपने साथ अपने सभी चाइल्ड को भी रेंडर करता है। तो इस चीज़ का मैं एग्जामिन करता हूँ। एग्जामिन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, यानी कि ऐप का चाइल्ड बनेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट का चाइल्ड बनेगा मार्क्स नाम का एक हम लोग नया कंपोनेंट बनाते हैं। src फोल्डर में जाना है, यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं marks.js। कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे rcc, ये हमें बना के देगा इतना सारा कोड, और हम लोगों को बस इसमें एक h1 लिख देना है, जिसमें हम लिखेंगे मार्क्स कंपोनेंट। सिर्फ एग्जामिन करना कि कौन सा रेंडर कब कॉल होता है, बस यहाँ कंसोल कर देते हैं, console.log। console.log का शॉर्ट आप लिख सकते हैं CLG और टैब प्रेस कीजिए तो ये आ जाएगा। इसमें लिख दीजिए मार्क्स, ये मार्क्स कंपोनेंट है, रेंडर्ड ओके। सो ये हमारा मार्क्स कंपोनेंट है। अगर ये इसका रेंडर मेथड कॉल होगा, जब भी कॉल होगा तो ये हमें दिखाई देगा। उस तरीके से स्टूडेंट वाले में यहाँ लिख देता हूँ रेंडर मेथड के अंदर, रिटर्न के बाहर रेंडर के अंदर CLG, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये क्या है, स्टूडेंट रेंडर्ड। और ऐप में हम लोगों ने शायद लिखा हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ऐप में हम लोगों ने स्टूडेंट को कॉल किया, मतलब स्टूडेंट कंपोनेंट को लिखा हुआ है रेंडर होने के लिए, मतलब ऐप स्टूडेंट का पेरेंट है। अभी स्टूडेंट में हमें रेंडर करवाना है मार्क्स को भी। सो बेसिकली हुआ ये कि एक हायरार्की बन रहा है कि ऐप सबसे ऊपर में, ऐप के नीचे स्टूडेंट, स्टूडेंट के नीचे मार्क्स। तो इसको और बेहतर बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऐप जो कि पेरेंट होगा, मतलब ग्रैंड पेरेंट होगा कह सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमारा पेरेंट है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि ये चाइल्ड है किसका, चाइल्ड ऑफ ऐप। ऐप का, ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड है कौन, स्टूडेंट। उस तरीके से मार्क्स चाइल्ड है स्टूडेंट का। ओके, ये बेहतर हमें व्यू देगा मतलब समझने के लिए। सो सारी चीज़ें ठीक हैं लगभग मेरे ख्याल से। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और हम लोग देखेंगे कि जो मैंने कहा कि जब पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होता है तब ये अपने साथ अपने सभी चाइल्ड को भी रेंडर करता है। यानी कि अगर ऐप रेंडर हो रहा है, ऐप कंपोनेंट, तो इसका चाइल्ड है स्टूडेंट, तो ये रेंडर होगा, और इस स्टूडेंट का चाइल्ड है मार्क, तो ये रेंडर होगा। लेकिन किस सीक्वेंस में होगा ये हमें देखना है जब लाइफ साइकिल मेथड की बात करते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टर भी है और गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स भी है। सभी को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, अच्छा हमें एक एरर मिल रहा है कि मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है आई गेस। चलिए यहाँ इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमसे ये एक मिस्टेक हो गई, मार्क्स यहाँ लिख दिया, देन यहाँ पर हम लोग मार्क्स लिख देंगे। सेव करते हैं। अब होपफुली कोई एरर ना हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, हेलो राहुल और मार्क्स कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसको समझ लेते हैं कि हेलो राहुल कहाँ से आ रहा है। हेलो राहुल हमें मिल रहा है इस student.js में। आप देखेंगे यहाँ से हेलो, देखिए हमारा जो index.js है ये ऐप कंपोनेंट को रेंडर करता है। जब ये रेंडर होता है, ये पेरेंट है, तो ये दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐप रेंडर्ड। पहले तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलेगा, देन ऐप रेंडर्ड। इसके बाद ये एलिमेंट रेंडर होगा यानी कि student.js, तब को दिखाई देगा ये स्टूडेंट रेंडर्ड चाइल्ड ऐप। कंसोल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट रेंडर्ड चाइल्ड ऑफ ऐप। देन अगर डोम की बात करें तो यहाँ से आपको हेलो और दिस डॉट प्रॉप्स, ये जो एट्रीब्यूट है ये पास होगा यहाँ पर प्रॉप्स के तौर पर।
आपको हेलो राहुल दिखाई देता है, और मार्क्स जब ये रेंडर होता है इसका मतलब ये हो रहा है, तो आपको ये वाला जो कंसोल है वह यहाँ दिखाई देता है कंसोल में मार्क्स, देन ये अंडर होकर आपको दिखाई देता है यहाँ मार्क्स कंपोनेंट। फिर से समझिए, अभी हम लोग डोम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कंसोल की। app.js हमारा है पेरेंट, जिसको हमने रेंडर करने के लिए यहाँ कोड लिखा हो, यानी कि सबसे पहले हमारा कौन सा रेंडर होगा, ये app.js। जब app.js रेंडर होता है तो सबसे पहले चलता है ये कंस्ट्रक्टर, देन चलता है ये लाइफ साइकिल मेथड है इसका, पहले ये चलेगा पूरे लाइफ में, देन ये चलेगा, उसके बाद रेंडर चलता है। क्योंकि app.js पेरेंट है तो ये पेरेंट अपना रेंडर मेथड चलाता है, साथ में अपने चाइल्ड का भी चलाता है। सो चाइल्ड का जब चलता है तो ये आपको दिखाई देता है, और जब ये कंपोनेंट चलता है तो इसका भी एक चाइल्ड है जो कि है मार्क्स, तो ये इसके अंदर का रेंडर ये वाला चलाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दिखाई देता है कंस्ट्रक्टर, देन गेट डायरेक्ट देख रहे, देन ऐप का अपना रेंडर, देन इसका चाइल्ड स्टूडेंट रेंडर, देन स्टूडेंट का चाइल्ड मार्क्स रेंडर। तो इस तरीके से पूरा ये लाइफ साइकिल में ये मेथड चलते हैं और इस तरीके से रेंडर होते हैं। सो गाइज, अब एक हमारा लास्ट मेथड है माउंटिंग फेज में, उसको देख लेते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट की। कंपोनेंट डिड माउंट इज इन्वॉल्व्ड इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट इज माउंटेड इंसर्टेड इनटू द डोम ट्री। जैसे ही हमारा कोई कंपोनेंट डोम ट्री में माउंट हो जाता है, हमारा ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। आफ्टर द रेंडर मेथड हैज़ टेकन प्लेस, जब रेंडर मेथड कॉल हो जाता है उसके बाद ये कॉल होगा। दिस मेथड इज एग्जीक्यूटेड वंस इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट एंड आफ्टर द फर्स्ट रेंडर। ये पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही कॉल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें डोम में जाने के बाद ये कॉल होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंसर्ट इनटू द ट्री, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट इज माउंटेड। जब ये कंपोनेंट हमारा माउंट हो जाता है, मतलब कंपोनेंट हमारा इंसर्ट हो जाता है डोम में, उसके बाद ये कॉल होता है। इसका मतलब ये है कि ये सही जगह है कि उन सभी चीज़ों को आप इनिशियलाइज करें जो कि डोम नोड को रिक्वायर्ड कहती हैं, यानी कि डोम नोड जिसके लिए रिक्वायर्ड है उन सभी को आप इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज वो ट्री में यानी कि कंपोनेंट हमारा माउंट हो चुका है, डोम अवेलेबल होता है। इसके साथ ही साथ दिस इज़ वेयर एजेक्स रिक्वेस्ट एंड डोम और स्टेट अपडेट शुड अकर। एजेक्स रिक्वेस्ट जनरली इसके अंदर लिख सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन विद अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड एनी functions with delayed execution such as timeout and set interval. The API calls should be made in component did mount method always. So ये सारे यूज़ केसेस हैं कि कब कब आपको component did mount यूज़ करना है, मतलब कब आप इसके अंदर में चीज़ें लिखेंगे, क्या लिखेंगे और कब आप यूज़ करेंगे इसका। आपको अगर कोई फ्रेमवर्क अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क अगर लिखना हो तो आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। कोई API कॉल करना है तो आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है कंपोनेंट डिड माउंट, देन ओपनिंग कर्ली एंड क्लोजिंग कर्ली के अंदर आप जो भी इस पर करवाना चाहते हैं कुछ वैसे काम जो कि डोम में इंसर्ट होने के बाद, यानी कि कंपोनेंट जब आपका माउंट हो जाता है उसके बाद एक होता है ना कि ऐसा कुछ कि ये काम करने के लिए कंपोनेंट को माउंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो वैसे काम को आप इसके अंदर में रखते हैं, बिकॉज ये तभी कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा। सो चलिए इसको हम लोग क्विकली एग्जामिन करते हैं। चारों फाइल जैसा है वैसा ही है, एक के लिए 5 फाइल में हम लोग काम करने जैसा था वैसा ही है, सब कुछ वैसे ही रखेंगे, हम लोगों का सारा फाइल वैसे ही रहेगा। बस यहाँ एक नया हम लोग मेथड बनाएंगे जो कि हमारा होगा कंपोनेंट डिड माउंट, और इसमें हम लोग सिंपल लिख देते हैं, कंसोल कर देते हैं, कंसोल ये ऐप मॉड्यूल का हमारा क्या है कंपोनेंट डिड माउंट। ये क्या करता है कंपोनेंट को माउंट कर देता है, यानी कि माउंटेड हमारा कंपोनेंट माउंट हो गया, ये कॉल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंपोनेंट माउंट हो गया, यानी कि डोम में इंसर्ट हो गया। सो सेव करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप लिखते हैं क्या है, इसके अंदर बेसिकली आप लिखते हैं गेट डेटा। आप डेटा सर्वर से डेटा यहाँ इसमें प्राप्त कर सकते हैं, get data from server and set the data to state। तो ये सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं एजेक्स कॉल
किया जाता है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए पहले तो ऐप कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन हमारा ये वाला मेथड चलता है, उसके बाद रेंडर होते हैं, और अगर इसी कंपोनेंट का कोई चाइल्ड है तो वो भी रेंडर होता है। और जब पूरा ऐप हमारा तैयार हो जाता है और ये हमारे डोम में माउंट हो जाता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चलता है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन था पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है डोम ट्री में, यानी कि माउंट हो चुका है। सो ये है आपका माउंटिंग फेज। पहले कंस्ट्रक्टर, देन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, देन रेंडर होता है, जितने भी चाइल्ड होंगे सभी का सब रेंडर करेगा। सब कुछ रेंडर होने के बाद जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, देन आपका ये मेथड कॉल होगा जो कि है कंपोनेंट डिड माउंट, और ये पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही कॉल होता है। सो ये था लाइफ साइकिल मेथड फॉर माउंटिंग फेज। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं इनका इस्तेमाल आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कर सकते हैं। जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उसमें आप इन लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको इनका ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।